स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सरवण गोस्वामी। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन तथा लेंस, जो कि क्लास 10 साइंस का चैप्टर फर्स्ट है, यानी कि फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है, वैसे तो आपका केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट जो आप लोगों की एनसीईआरटी बुक में है, लेकिन आज मैं आप लोगों को फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट पढ़ाने वाला हूं, यानी कि प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन तथा लेंस। स्टूडेंट, ये आपका बहुत ही लॉन्ग चैप्टर है, इसलिए मैं आप लोगों को इसे पार्ट वाइज पढ़ाने वाला हूं। तो ये आपका पार्ट नंबर फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, पार्ट नंबर फर्स्ट वीडियो है, तो पार्ट नंबर फर्स्ट को लास्ट तक देखना, वरना आप लोगों को पार्ट 2 पार्ट 3 समझ में आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वीडियो को आप लोग देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना बस, और कुछ मैं नहीं आप लोगों से कहना चाहता हूं। तो पहले आप लोग समझिए प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन तथा लेंस। इसमें 3 टॉपिक्स हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है और लेंस क्या है। ठीक है, तो इन 3 लेसन आपका मिलकर बना है प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन तथा लेंस। ये आपका पहले अलग अलग लेसन था, प्रकाश का परावर्तन अलग, प्रकाश का अपवर्तन अलग और लेंस अलग, सब अलग अलग थे, लेकिन अब आपका एक में है। तो आज आप लोगों को मैं पहले पढ़ाऊंगा प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश क्या होता है स्टूडेंट? प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है। देखिए स्टूडेंट, भौतिक विज्ञान है, इसलिए आपका प्रकाश वह भौतिक साधन है। ये एक प्रकार का एक भौतिक साधन है। ठीक है, और कारण भी है, यानी कि भौतिक एक कारण है, कि ये मतलब कोई कारण है भौतिक का। ठीक है, तो प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है। और कौन सा कारण है? जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। स्टूडेंट, आपके पास दो आंख हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं हम आंखों से देखते हैं। अगर प्रकाश ना हो तो आपको क्या दिखाई देगा? केवल अंधेरा, और अंधेरा दिखाई देगा। आपके आंख होने के बावजूद आपको अंधेरा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रकाश मौजूद नहीं है। तो प्रकाश भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आंख देखने के लिए, आंख से देखने के लिए प्रकाश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वस्तु को देखने के लिए प्रकाश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं, प्रकाश कहलाता है। एग्जाम्पल आप लोग लिख देना, जब हम अंधेरे कमरे में जाते हैं तो बिना प्रकाश के हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, और प्रकाश के द्वारा हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, ये कोई बच्चा है, ठीक है, ये क्या करता है? एक कमरे में जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये एक कमरे में जाता है, ये बिल्कुल अंधेरा है। अब स्टूडेंट, जब ये इस कमरे में जाता है तो क्या होता है? अंधेरा है, प्रकाश बिल्कुल भी इस कमरे में उपस्थित नहीं है। तब क्या होगा? इसे कोई भी वस्तु नहीं दिखाई देगा। अगर इसे एक बुक उठाना है तो नहीं दिखाई देगा कौन सा बुक है। ठीक है, इसको वैसे फिलहाल पता होगा कि हमारा बुक किस स्थान पर रखा है, घर है इसका, लेकिन ये नहीं पता चलेगा भौतिक है, रासायनिक है, गणित है, मैथ है, क्या है। ठीक है, लेकिन अगर यहीं प्रकाश दे दिया जाए, कोई लाइट दे दिया जाए, अगर सूर्य का उदय हो जाए, ठीक है, या कोई विद्युत बल्ब दे दिया जाए और इस कमरे में लेकर जाए, तो उसे वस्तु आसानी से देख सकता है। वस्तु को आसानी से देख सकता है क्योंकि उसे प्रकाश मिल गया, और प्रकाश मिल गया तो वो बच्चा आसानी से वस्तुओं को देख सकता है। तो यही आप लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जब कोई बच्चा या जब कोई लड़का कमरे में जाता है, अंधेरे कमरे में जाता है, तो उसे कोई भी वस्तु नहीं दिखाई देता। जब उसमें प्रकाश प्रवेश करता है तो उसमें वस्तु आसानी से दिखाई देने लगते हैं। तो इसको मैंने आप लोगों को समझा दिया प्रकाश। तो प्रकाश आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसका एग्जाम्पल आप लोग कुछ भी लिख सकते हो स्टूडेंट। आप लोग जानते भी होंगे सूर्य आपका सबसे बड़ा प्रकाश का साधन है, तो सूर्य। तारे भी आप लोगों को प्रकाश प्रदान करते हैं। सूर्य, तारे, मोमबत्ती। स्टूडेंट, जब रात में क्या होता है, सूर्य तो होते नहीं हैं, तो मोमबत्ती से ही काम चलता है। ठीक है, और विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। विद्युत बल्ब, जब लाइटें आती हैं तो विद्युत बल्ब ही सभी के घरों में जलता है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो ये हैं इनके मतलब एग्जाम्पल, सूर्य, तारे, मोमबत्ती, विद्युत बल्ब, और सारे हैं। ठीक है, चंद्रमा, ये सब, कांच। ठीक है, कांच भी कभी कभी चमकता है, तो ये सब हैं। ठीक है, अब सोचो, ये तो इससे एग्जाम्पल हो गए। अब इसके अगर स्रोत की बात किया जाए, स्रोत क्या है? प्रकाश के स्रोत, लाइट ऑफ सोर्स क्या है? तो समझो स्टूडेंट लाइट ऑफ सोर्स को। ये देखिए, दीप्त और अदीप्त 2 स्रोत होते हैं।
कौन कौन से? एक तो दीप्त प्रकाश का स्रोत होता है, एक अदीप्त प्रकाश का स्रोत होता है। अब आप सोचोगे दीप्त प्रकाश का स्रोत क्या है और अदीप्त प्रकाश का स्रोत क्या है, तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो देखिए, दीप्त प्रकाश के स्रोत वह हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। दीप्त प्रकाश का स्रोत वह स्रोत है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, और अदीप्त जो स्वयं प्रकाश ना उत्पन्न करे बल्कि दीप्त प्रकाश की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करे, वो आपका अदीप्त प्रकाश की किरण कहलाता है, यानी कि प्रकाश अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। दीप्त प्रकाश स्रोत समझो, इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे आप लोगों को सूर्य है, अब सूर्य को किसी से प्रकाश लेना पड़ता है या नहीं? आप लोग समझो, सूर्य को किसी से प्रकाश लेना पड़ता है? बिल्कुल नहीं, वो खुद चमकता है, खुद के पास उतना इतना कैपेसिटी होता है। ठीक है, तो यहां आप लोग लिखिए सूर्य। तारे भी खुद चमकते हैं, ये आप लोग याद रखना। विद्युत बल्ब भी हो सकता है स्टूडेंट, क्योंकि विद्युत बल्ब जो होता है क्या होता है, खुद के अंदर इतना कैपेसिटी होता है कि जलता है। जैसे कोई दीप्त, उसे जलाने के लिए तो आता नहीं है कि आए दीप्त प्रकाश का स्रोत और उसे जलाए, ठीक है, नहीं, वो खुद जलता है। इस पर ये नहीं कि जब सूर्य पड़ेगा प्रकाश का किरण तभी जलेगा, ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका होते हैं दीप्त प्रकाश का स्रोत। ठीक है, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं तो आपका विद्युत बल्ब ही लगा हुआ है, उसी की सहायता से मैं बना रहा हूं। ठीक है, अब देखिए अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत आपके क्या हैं? जो स्वयं नहीं होते हैं। ठीक है, तो चंद्रमा और कांच, ये आपके अदीप्त प्रकाश स्रोत हैं। जब इस पर प्रकाश पड़ेगा तो ये चमकेगा, और इस पर जब सूर्य की प्रकाश की किरणें पड़ेंगी तो चंद्रमा भी चमकता है। पहले आप लोग अगर दीप्त प्रकाश स्रोत का लिखना चाहें परिभाषा तो लिख सकते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत वह स्रोत है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। अदीप्त क्या है? अदीप्त प्रकाश स्रोत वह स्रोत है जो स्वयं प्रकाश नहीं उत्पन्न करता है बल्कि दीप्त प्रकाश की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करता है। तो ये हुआ आपका प्रकाश के बारे में। अब भाई आपके प्रकाश के बारे में और पढ़ना है, प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट को पढ़ लीजिए स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण क्या है? अगर कोई चीज है तो उसका कोई ना कोई गुण होगा। अगर ये पेन है तो इसका कोई ना कोई गुण है कि इससे विद्यार्थी पढ़ते हैं, लिखते हैं, ठीक है, याद करते हैं। ठीक है, ये पेज है, इसका कोई ना कोई गुण है, इस पर हम आप लोगों को लिखकर पढ़ाते हैं। ठीक है, आप लोग समझते हो, फिर बोर्ड एग्जाम में टॉप करते हो। ठीक है, लेकिन आप जो मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक है, तो प्रकाश के गुण क्या होते हैं ये समझो। प्रकाश के गुण, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा में गमन करता है, सरल रेखा में। ठीक है, प्रकाश क्या होता है? एक सरल रेखा में गमन करता है, नहीं कि ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा आए, ये सीधी रेखा में। अगर आप देखिए स्टूडेंट समझो, ये कोई लाइट है, इस लाइट को जब मैंने ऐसे जलाया तो आप लोग अनुभव कीजिए कि ये लाइट जो होती है, लाइट की प्रकाश जो होती है ऐसे सीधे जाती है, सीधे बिल्कुल, ये नहीं कि ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, बिल्कुल सीधा जाती है। तो इसीलिए मैंने इसे लिखा है प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है, और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। मीटर पर सेकंड मैंने क्यों लिखा? क्योंकि चाल का मात्रक होता है। ठीक है, तो ये आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि निर्वात में वायु का चाल जो होता है, प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। इसे याद रखना स्टूडेंट, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। ठीक है, तीसरा है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। तरंगदैर्घ्य जो होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। बस इतना याद रखना स्टूडेंट, क्योंकि याद रखना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर पेपर में आ जाए तो आप लोग क्या करोगे? जब याद होगा तभी आप लोग लिख पाओगे, नहीं तो नहीं लिख पाओगे। गलत लिखोगे तो एक भी मार्क मिलने वाला नहीं है। चौथा है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश जो होता है स्टूडेंट विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, ये याद रखना। ठीक है, अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना स्टूडेंट, डाउनलोड जरूर करना। ठीक है, तो यहाँ विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अगला ठोस द्रव माध्यम, यहाँ आपका कहता है ठोस द्रव माध्यमों के तलों से प्रकाश का परावर्तन होता है, हो जाता है। अगर आपका कोई ठोस है उसके तलों से प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। पानी है, द्रव है, इसके तलों से प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। गैस से कोई प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। कोई चीज गैस में है, गैस अवस्था में है तो उसका प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। बर्फ में हो जाएगा, पानी में हो जाएगा, लेकिन भाप में नहीं होगा। ठीक है, इतना याद रखना। तो ये होते हैं प्रकाश के गुण, प्रकाश के
स्रोत और प्रकाश क्या होता है। ठीक है, तो ये था एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। अभी मैं आप लोगों को और आगे भी पढ़ाऊंगा, बहुत ही आप लोगों को टॉपिक इसमें क्लियर कराने वाला हूं। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। पहले आप लोग समझो परावर्तन का अर्थ क्या है। प्रकाश है तो उसका परावर्तन का अर्थ क्या है। ठीक है, पहले परावर्तन समझो, फिर आप लोग समझ जाओगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो परावर्तन का अर्थ है कि जिस मार्ग से आए उसी मार्ग में जाना, यानी कि लौट जाना, परावर्तन हो जाना। जैसे क्या होता है, प्रकाश की किरणें ऐसे आई और यहां कोई चिकना सा पृष्ठ शीशा मिरर रखा हुआ है, उस पर टकराकर फिर उधर से लौट गई। जिस एंगल से आई उसी एंगल से लौट गई, जितना कोण से आए उतने कोण से लौट गए। ठीक है, परावर्तन का अर्थ यही होता है। अभी आप लोग समझ जाओगे, एक भी मिनट नहीं लगेगा स्टूडेंट समझने में, केवल मैं जो बात कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो, बस आप लोग सुनते ही सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे परावर्तन है, ठीक है, तो प्रकाश है तो प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश ऐसे जिस माध्यम से ऐसे आती हैं उसी माध्यम में लौट जाती हैं। परावर्तन का अर्थ होता है जैसे आई वैसे गई। ठीक है, तो ये है आपका, देखिए, जब प्रकाश किसी चिकने व पालिशदार सतह, स्टूडेंट, जब प्रकाश किसी चिकने व पालिशदार सतह पर टकराता है, वैसे नहीं कि खुरदुरा है खेतों में ऐसे ऐसे, वो उसमें नहीं होगा प्रकाश का परावर्तन। खुरदुरा चीजें खेतों में हो जाए, नहीं, जब कोई पालिशदार और चिकना पृष्ठ हो तब उस पर जब टकराता है तो उसका अंश, अधिकांश मतलब आधा से ज्यादा भाग सतह से टकराकर वो जो पालिशदार सतह है या चिकना सतह है उससे टकराता है, और टकराता है तब उसी माध्यम में या वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो गया हो, बहुत इजी है, आप लोग एक बार और समझिए। बीच में आप लोगों को इसे चित्र से समझाऊंगा, चित्र से समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। स्टूडेंट, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता हो तो शेयर करिए आप लोग दोस्तों के साथ। देखिए, बहुत सारे बच्चों को पसंद भी नहीं आता होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, लेकिन बहुत सारे बच्चे कुछ दूसरे टाइप से पढ़ते होंगे। ठीक है, लेकिन आप लोगों को जब पसंद आए तो उसे शेयर करना, लाइक करना। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता हूँ। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वीडियोज बनाता हूँ। तो जब प्रकाश की किसी चिकने व पालिशदार सतह पर टकराता है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन समझो कि प्रकाश का परावर्तन मेनली होता क्या है। जैसे एक कोई किरण आई, ऐसे आया ऐसे लौट गया, ऐसे आया ऐसे लौट गया, ये अभिलंब बीच में। अभी आप लोगों को चित्र नीचे समझाता हूं, चित्र को समझो। ये एक प्रकाश की किरण आई, ठीक है, आई, इसे मैं नीचे से पॉलिश कर देता हूं, ऊपर चिकना पृष्ठ है, बहुत ही ज्यादा चिकना है। ठीक है, मिरर समझो, ठीक है, तो ये ऊपर का जो पृष्ठ है चिकना है। अभी मैंने उसमें कुछ किया नहीं है, केवल 4 लाइनें पारी थी। ठीक है, 4 लाइनें आप लोग ऐसे खींच लीजिएगा। तो ऐसे चिकना है और इस पर जब प्रकाश की किरणें ऐसे आती हैं, यह है प्रकाश की किरण। प्रकाश का किरण है, प्रकाश की किरण ऐसे आती हैं और इस पे जब टकराती हैं तो इसके पार नहीं जाती हैं, बल्कि ऐसे इधर से ऐसे लौट जाती हैं। जितना एंगल ये बनाएगा, ये अभिलंब इसमें एक है, इनसे एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये आपका अभिलंब है और ये आपका दोनों कोण जो होगा ये बिल्कुल बराबर होगा। जितना आपका, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी आपका 30 डिग्री ही होगा, 45 डिग्री है तो ये भी आपका 45 डिग्री ही होगा। ठीक है, जो आने वाली किरण है, आ से आ, छोटा आ, यानी कि आने वाली किरण, तो आ से आपतित किरण होती हैं। ठीक है, ये जो होती हैं आपतित किरण, और ये जो होती हैं जाने वाली, यानी कि परावर्तन होता है इसका, तो परावर्तित किरण। परावर्तन का अर्थ मैंने समझाया कि आती हैं उसी माध्यम में चली जाती हैं, तो इसलिए इसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो कोण है ये आपका आपतन कोण है। आपतित किरण के कोण को आपतन कोण, ठीक है, और परावर्तित किरण के कोण को परावर्तन कोण। इतना समझे। इसे आप लोग शॉर्ट में भी लिख सकते हैं इन कोणों को। इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन आई, इसे साइन आर, या केवल आई आर लिख सकते हो। इनके दो रूल्स हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो रूल्स को समझिएगा। ठीक है,
तो यहाँ जो आपका एक बिंदु दिख रहा होगा जहाँ तीनों आकर मिल जाती हैं, एक तो अभिलंब, एक आपतित किरण, परावर्तित किरण, इसे हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं स्टूडेंट? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु होता है, ठीक है। तो इतना समझ में आया। चित्र में कुछ है नहीं, आप लोगों को क्या करना है, ये आपकी आपतित किरण यानी कि आने वाली किरण, ये परावर्तित किरण जाने वाली किरण, इनके बीच का कोण आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, साइन आई साइन आर। मैंने यहाँ एक रूल बता दिया है, क्या? आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है, यानी कि साइन आई जो होता है वो हमेशा साइन आर के बराबर होता है अगर उसका परावर्तन होता है तो, ठीक है। मैंने क्या कहा कि अगर ये आपका 30 डिग्री होगा तो ये भी आपका 30 डिग्री होगा, ये 45 है 45 होगा, 60 है 60 होगा, 90 होगा 90 होगा, यानी कि दोनों बराबर ही होंगे, ठीक है। तो यहां से एक नियम ये निकलता है, इनके दो नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। तो एक नियम ये हो गया। दूसरा आपतित किरण, अभी मैं आप लोगों को नीचे लिखा हूं समझाऊंगा, लेकिन आप लोगों को मैं यहाँ समझाने में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट रहता है बच्चों को समझने में। ये आपका है आपतित किरण, ये आने वाली किरण यानी कि आपतित किरण, ये किरण ये आपका परावर्तित किरण, ठीक है। ये आपका क्या है? परावर्तित किरण। और ये आपका नॉर्मल यानी कि अभिलंब, लिख देता हूं आप लोगों को दिक्कत ना हो, अभिलंब। इन तीनों को देखिए कहाँ मिलती हैं, क्या यहाँ मिलती हैं? यहाँ नहीं, कहाँ? यहाँ आपतन बिंदु पर। तो यहाँ जो मिलती हैं ये दूसरा रूल हो जाता है, ठीक है। समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। प्रकाश के परावर्तन का नियम, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि साइन आई सदैव साइन आर के बराबर होता है। साइन आई सदैव साइन आर के बराबर होता है, ठीक है। या कोण आई सदैव कोण आर के बराबर होता है, ठीक है। ये इनका रूल है। दूसरा आपतित किरण जो आपका है आने वाली किरण, परावर्तित किरण जाने वाली किरण, और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। जो आपतन बिंदु पर ऐसे आपतन बिंदु ची है और ऐसे अभिलंब खींचा गया, ठीक है। अभिलंब तीनों एक ही तल पर मिलते हैं, यानी कि जो आपका नीचे का समतल पृष्ठ है उस पर एक ही तल पर मिल जाते हैं। तो ये होता है आपका प्रकाश का परावर्तन। अब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा अगला टॉपिक, गोलीय दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। तो वीडियो को ध्यान से देखें। पहले हमें समझना जरूरी है गोलीय दर्पण होता क्या है। नाम क्या है? गोलीय दर्पण, यानी कि गोलीय यानी कि गोल हो, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को समझा दूंगा, बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखिएगा। किसी खोखले गोले का पृष्ठ जो होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। किसी खोखले गोले का पृष्ठ, जो आपका गोला मतलब कोई खोखला गोला हो, उसका पृष्ठ जो होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। अगर आपको परिभाषा देना है तो इतना भी दे सकते हैं, अगर पूरा नहीं याद है तो किसी खोखले गोले का पृष्ठ गोलीय दर्पण कहलाता है। लेकिन अगर आप लोग पूरा लिख दोगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा मार्क मिलेगा कि जिसके एक तल पर चांदी अथवा पारे का पालिश करके उसके ऊपर लाल रंग का आयरन ऑक्साइड का पेंट कर गोलीय दर्पण बनाया जाता है, ठीक है। समझो, आपके पास एक गोलीय दर्पण का पृष्ठ है, ठीक है। एक गोलीय दर्पण का पृष्ठ है, ठीक है। गोला बहुत अच्छा नहीं बना, ठीक है, तो अच्छा ही है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये मैंने एक गोली मतलब गोला लिया है, ठीक है। अब इसके जो एक तरफ है मतलब उसके पीछे उधर हम लोग क्या करेंगे, चांदी अथवा पारे का पालिश करके उसके ऊपर लाल ऑक्साइड का पेंट कर देंगे, ठीक है। तब जब हम लोग पेंट कर देंगे तो इस तरफ हमें स्पष्ट दिखाई देगा। तो आपको एक पृष्ठ लेना है गोलीय दर्पण का, ठीक है। तो वही आप लोगों का जो गोलीय दर्पण का पृष्ठ होता है वही आपका गोलीय दर्पण कहलाता है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को समझा दिया गोलीय दर्पण होता क्या है, ठीक है। तो एक बार मैं आप लोगों को और समझाता हूं कि किसी खोखले गोले का पृष्ठ जो होता है गोलीय दर्पण कहलाता है, लेकिन जिसके एक तल पर, जैसे आपका जो खोखले गोले का पृष्ठ होगा वो तो गोलीय दर्पण कहलाएगा, लेकिन वो जो खोखले गोले का पृष्ठ है उसके एक तल पर, दो तल होते हैं, अगर कोई चीजें हैं तो उसके दो तल होंगे, एक ऊपर एक नीचे, हेड और टेल, ठीक है। तो जिसके एक तल पर चांदी अथवा पारे का पालिश करके उसके ऊपर लाल रंग का आयरन ऑक्साइड को पेंट कर देते हैं, तब आपका गोलीय दर्पण बनता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका गोलीय दर्पण। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा अवतल दर्पण, ठीक है। चित्र के साथ समझोगे सब कुछ समझ जाओगे, ठीक है।
तो अवतल दर्पण क्या होता है, ध्यान से समझिए स्टूडेंट। यदि गोलीय दर्पण के दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है तो इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को याद भी हो गया होगा, छोटा सा डिफिनेशन है कि यदि गोलीय जो आपका गोलीय दर्पण हो उसके दबे हुए भाग से, ठीक है, दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है तो इस प्रकार के दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं, सॉरी स्टूडेंट, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण क्या होता है ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन अभी तो मैं आप लोगों को चित्र समझाऊंगा। ठीक है, तो चित्र भी आप लोग समझ लीजिए। जैसे अगर हम इस गोलीय दर्पण को मैं ऐसे काट दूं और इधर का भाग मैं ले लेता हूं, इतना मैं ले लेता हूं, ठीक है, तो इधर मैंने ये लिया, ये वही चीज लिया है, कटा हुआ भाग ये लिया। अब अवतल दर्पण आपका होता क्या है, जिसके दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, तो दबा हुआ भाग आपका कौन सा है, अगर कोई पूछे उभरा हुआ भाग और दबा हुआ भाग, इसमें आपका कौन सा है। अभी मैं इसको अवतल दर्पण का नाम नहीं दे सकता, लेकिन मैं नाम इसलिए दे रहा हूं स्टूडेंट, क्योंकि मैंने क्यों नाम दिया, क्योंकि इसके बाहर से मैंने कर दिया पॉलिश। ठीक है, इसके बाहर से जब मैंने पॉलिश कर दिया, तब जब मैंने बाहर से पॉलिश ही कर दिया है तो अंदर से ही तो प्रकाश का परावर्तन होगा। ये आपका विलंब और ये आपकी आपतित किरण और ये आपकी परावर्तित किरण। ठीक है, जब मैंने कर दिया इसको बाहर से पॉलिश तो अंदर है आपका चिकना पृष्ठ, और चिकना पृष्ठ है तो उससे प्रकाश का परावर्तन होगा। समझो, अगर आपका कोई शीशा है, अगर आप लोग जो मिरर है उसमें फेस को अपने देखते हैं, अगर उस मिरर के पीछे देखा जाए तो उस पर आपका पेंट होता है, अगर पेंट ना हो तो आपका फेस नहीं दिखाई देगा, इसलिए उसके पीछे हम लोग उसके दूसरे जो तल है उस पर पेंट कर देते हैं। अब जब पेंट कर देते हैं तो हम आगे से बहुत ही अच्छा अपना फेस देख सकते हैं। ठीक है, तो वही सेम है, अगर जिधर चिकना रहेगा उधर ही प्रकाश का परावर्तन होगा, अगर चिकना नहीं रहेगा, अगर हम दोनों तरफ कर दें तो प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। तो ये होता है आपका। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ जो प्रकाश का परावर्तन हुआ स्टूडेंट वो दबे हुए भाग से हुआ। आपका ये उभरा हुआ भाग है, ये दबा हुआ भाग है, मैंने उभरे हुए भाग को कर दिया पॉलिश। अब जब मैंने पॉलिश कर दिया तो इसका जो दबा हुआ भाग है इधर से प्रकाश का परावर्तन हो गया। ठीक है, तो ये होता है स्टूडेंट आपका अवतल दर्पण। तो नोट आप लोग जरूर बनाइए, नोट्स करते रहिए एक एक टॉपिक को। तो ये आप लोगों को अवतल दर्पण समझ में आ गया होगा। एक बार और बताता हूं, यदि गोलीय दर्पण के दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, जो गोलीय दर्पण है ये भी आपका एक गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण को मैंने काटा तो वो भी तो गोलीय दर्पण का ही एक भाग है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है तो इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। बस इतना आप लोग समझ लीजिए। अब आता है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में क्या समझना है, कुछ नहीं, अगर आप लोग ध्यान से समझो, यदि गोलीय दर्पण के उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है तो इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपके जो पृष्ठ हैं जिसको मैंने काटा है वो दो प्रकार के हैं, एक तो उभरा हुआ भाग, एक दबा हुआ भाग। अब अगर आपका उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है तो उत्तल दर्पण, अगर आपका दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है तो अवतल दर्पण। ठीक है, कुछ कमी, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं आप लोगों को चित्र के साथ समझाता हूं। ठीक है, चित्र क्या है, इसको मैंने काटा तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, प्राप्त हो गया। अब प्राप्त होने के बाद आपको इसे अंदर से पॉलिश कर देना है। देखिए स्टूडेंट, बात मतलब समझो, आपके ऊपर सब है, अगर आप अंदर से पॉलिश करोगे तो आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा, अगर आप लोग बाहर से पॉलिश करोगे तो आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। कितना इजी है, अगर आप लोग ध्यान से समझो तो। ये आपका है अभिलंब, ठीक है, और ये आपका है आपतित परावर्तित। समझो, आने वाली किरणों को आपतित किरण, मैंने पहले इसे खींचा, समझ लीजिए ये आपकी आपतित किरण, ये अभिलंब, ये आपकी परावर्तित किरण। ठीक है, समझ में आया। तो ये था आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, तो आप लोग आई होप कि समझ में आ गया होगा। देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है, यदि गोलीय दर्पण के उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, उभरा हुआ भाग जो होता है उससे प्रकाश का परावर्तन होता है तो वो आपका होता है उत्तल दर्पण। आता है समतल दर्पण की बारी। तो इस दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होगा समतल होगा, जिसके एक तरफ हम लोग पेंट करते हैं, लेकिन इतना ही सही है, इस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो होगा वो समतल होगा। कैसे समतल होगा, ध्यान से समझिए। समतल दर्पण आपका जो होता है वो बिल्कुल समतल होता है और इसके हम लोग एक पृष्ठ पर ऐसे पेंट कर देते हैं, तो ये हो जाता है आपका समतल दर्पण। आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, अब हमारा जो टॉपिक है वो है दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव क्या होता है,
यानी कि जो दर्पण होता है उसका ध्रुव क्या होता है, पोल क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं समझाऊंगा चित्र के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो दर्पण का ध्रुव क्या होता है, आप लोग ध्यान से समझिए स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट, दर्पण का ध्रुव, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं। आपका जो गोलीय दर्पण होता है, चाहे आपका अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, कोई भी दर्पण हो सकता है, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी कि गोलीय दर्पण है और उसका एक परावर्तक तल है, जैसे आप काट लीजिए उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण बना लीजिए या अवतल दर्पण। ठीक है, तो उसी के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ध्यान से समझिए, चित्र में आप लोगों को मैं समझा दूंगा। ये है आपका चित्र, ये मैंने गोलीय दर्पण को काटा है और इसका ये परावर्तक तल है। ठीक है, परावर्तक तल को आप M1 और M2 मान लीजिए। ठीक है, और इसका जो मध्य बिंदु है ये, इसे हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं ध्रुव को। तो गोलीय दर्पण, ये आपका अगर ऐसे कीजिए तो गोलीय दर्पण हो जाएगा। तो गोलीय दर्पण के, यानी कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल है ये, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को P यानी कि पोल यानी कि दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। ये आपका क्या है स्टूडेंट, मैं लिख देता हूं, आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपका ध्रुव हो गया। अगला वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले, जो आपका गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के गोलीय पृष्ठ का भाग होता है, जिस खोखले गोले के गोलीय पृष्ठ का भाग होता है, उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, केंद्र जो होता है उसे हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे एक गोला है, इसके यहाँ केंद्र से मैंने लिया यहाँ एक, ठीक है, और इस पर मैंने एक गोला बना दिया, मैंने इसी केंद्र से गोला बना दिया। ठीक है, तो इस केंद्र को ही हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र। तो यहां आपका होता है वक्रता केंद्र C, इसे हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ स्टूडेंट C है, C। ठीक है, इसे हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका C है, ध्यान से देख लीजिए C। तो इसे हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। स्टूडेंट, जो गोलीय दर्पण है वो जिस त्रिज्या, ठीक है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, जैसे कोई खोखला गोला है, उसकी त्रिज्या जो होती है उसे हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, बस समझ लो, पूरा इतना ही आप लोगों को कॉपी है। देखिए मुख्य अक्ष में है कुछ नहीं, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण जो है उसके ध्रुव यानी कि P और वक्रता केंद्र यानी कि C से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे यहां आपका ध्रुव है, ये आपका वक्रता केंद्र है। एक एक को मैं आप लोगों को लिख कर स्टूडेंट समझा रहा हूं। ठीक है, वक्रता केंद्र है और इस पर कौन सी रेखा गई, ये रेखा जाती है। तो इस रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। तो इसी रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। कोई पूछे बता दोगे, ये आपको पूछे कि दर्पण का ध्रुव क्या है, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल, ये आपका पूरा परावर्तक तल है, इसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। कोई पूछे मुख्य अक्ष क्या है, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, बस इतना समझो बस। फोकस दूरी क्या होता है, फोकस दूरी गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस, यहाँ एक बात आता है मुख्य फोकस अभी आप लोगों को मैं आगे पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण का ध्रुव फोकस दूरी कहते हैं। एक तो होता है मुख्य फोकस, एक होता है फोकस दूरी, यानी कि जो आपका पोल है, पोल यानी कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को ही हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। अभी समझ जाओगे। ठीक है, तो ये आपका मुख्य फोकस अभी मैं आप लोगों को आगे पढ़ाता हूं। तो यहां समझो, ये आपका C है। अब यहां आपका बीच में जो आपका F होगा यानी कि मुख्य फोकस। अब यहाँ P और इसके बीच की दूरी को ही हम लोग कहते हैं, ये इसके बीच की दूरी की फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी समझो, इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी। बस इतना मैं कहना चाहता हूं। तो ये होता है फोकस दूरी, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब मैं आप लोगों को मुख्य फोकस का टॉपिक पढ़ा देता हूं। बस आज आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मिल गया।
स्टूडेंट मुख्य फोकस क्या होता है, ध्यान से समझिए, पहले मैं आप लोगों को समझाता हूं, ठीक है। चित्र को भी समझाऊंगा, बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ भी जाओगे, बस केवल लास्ट तक देखते रहिए। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु से होकर जाती हैं। उस बिंदु को फोकस दूरी कहते हैं, सॉरी मुख्य फोकस कहते हैं। यहां आप लोग कर लीजिए मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, ठीक है। ये आपका है परावर्तक तल। तो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के, ये आपका जो बीच की लाइन है ये आपका मुख्य अक्ष है, ठीक है। दो लाइन ऊपर नीचे है, तो मुख्य अक्ष के समांतर, ये सब इनके समांतर लाइनें हैं। और जो स्टूडेंट्स का एक नियम है कि जो लाइनें समांतर होती हैं वो मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर मिलती हैं और उस बिंदु का नाम है मुख्य फोकस, जिसे हम लोग ऐप से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। समझो मैंने क्या कहा। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, इस पे परावर्तन होता है, लड़ता है, जब परावर्तन होता है इस पर, जब लड़ता है चिकने पृष्ठ पर, तब परावर्तन होता है और मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर जाकर मिलती हैं, तो उसी को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे, ठीक है। ये आपका उत्तल दर्पण है, ये आपका अवतल, ये आपका अवतल है, ये उत्तल है। कैसे हम जाने कि अवतल है और उत्तल है, तो मैंने पढ़ा दिया है, कमेंट बॉक्स में बताना कि मैं इसे, चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसको मैंने बाहर से पॉलिश किया है इसलिए आपका अवतल लेंस है, इसे मैंने अंदर से पॉलिश किया है इसलिए आपका उत्तल लेंस है। इसका जो परावर्तन होता है बाहर से होता है ये, ठीक है, और ये अंदर से होता है, ठीक है, इतना ही अंतर है। तो स्टूडेंट ये था आज का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। पार्ट 1 आप लोग समझ गए होंगे, तो पार्ट 2 आप लोगों के लिए हलवा रहेगा, बहुत ईजी है। तो स्टूडेंट वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपना सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हूँ तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।